हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास एवं मुख्य तथ्य। इतिहास अतीत को जानने का एक साधन है। किसी समाज या राष्ट्र के हित के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। अतीत का तात्पर्य है राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता। प्रत्येक देश अथवा राष्ट्र की अस्मिता की पहचान उसकी संस्कृति और सभ्यता से की जाती है। अब देखते हैं कि हमारे भारत में हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, प्राचीन काल में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बारे में परिचर्चा करते हैं। हिंदी शब्द की उत्पत्ति वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा हिंदी शब्द का उपलब्ध नहीं है। आप वैदिक संस्कृत उठा के देखिए, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश आदि किसी भी भाषा में प्राचीन भारतीय भाषाओं में हिंदी का उपलब्ध नहीं है। वस्तुतः हमारी भाषा हिंदी ईरानियों की देन है। ये प्रश्न बन चुका है आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में। भारत वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों का देन है। संस्कृत की साध्वनि फारसी ह बोली है, जैसे सप्ताह, हफ्ता, असुर, अहोर। सिंधु और हिंदू आदि भारतवर्ष की पश्चिम सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते हैं। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। मध्यकालीन अरबी फारसी साहित्य में भारत की संस्कृति, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ। भाषा में साहित्य भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सामान्य भाषा के लिए भाषा भाखा शब्द का प्रयोग हुआ। संस्कृत की कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर लिखी भाषा चौपाई कहे, जैसे कहते हैं भाखा भनिति मोर भति मतिम धोरी। तुलसी कहते हैं भाखा बोल न जाने जिनके कुल के दास, केशव इत्यादि। कहा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 से 1325 से पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के इस समय हिंदी और हिंदवी शब्द का मध्य देश की भाषा अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी शिक्षा के देने के लिए खालिक बारिक नामक कौन सी पुस्तक खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। इस ग्रंथ में भाषा का अर्थ हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी 5 बार आया। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सैफुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। 1424 में मिलता है। अब आते हैं, देखते हैं अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश भेद के 6 भेद हैं, जैसे सरसैनी 1, पैचासी 2, ब्राह्मण 3, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश 4, मागधी 5, अर्धमागधी 6। सरसैनी अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी हिंदी आते हैं, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। पैचासी अपभ्रंश में लहदा पंजाबी बहुत पूछता है प्रश्न। ब्राह्मण की उत्पत्ति सिंधी से हुई है, सिंधी की उत्पत्ति ब्राह्मण अपभ्रंश से हुई है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश मराठी की उत्पत्ति महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। मागधी बिहार, बंगला, उड़िया, आसमिया। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी है, अवधी वगेली छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली का हिंदी का विकास। खड़ी बोली हिंदी का विकास मुख्य रूप से निम्न युगों में हुआ। भारतेंदु पूर्व युग। भारतेंदु पूर्व युग के बारे में देखते हैं कि शुद्ध खड़ी बोली हिंदवी के पुराने नमूने अमीर खुसरे और बंदर नवाज गैसुदराज की रचना में मिलता है। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल 1000 से 14 ईस्वी तक, मध्यकाल 14 से 18 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1800 से अब तक। हिंदी के विकास सर्वप्रथम फोर्ट विलियम कॉलेज कहलाया। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के योगदान रहा।
इसके आचार्य जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों ने हिंदी सिखाने के लिए उन्हें एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना की। गिलक्राइस्ट की देखरेख में अनेक पुस्तकों के अनुवाद और मौलिक रचनाएं की प्रकाशित हुई। इसी संदर्भ में इंसाल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल का योगदान अविस्मरणीय रहा। इंसाल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी ठेठ बोलचाल की भाषा लिखी। लल्लूलाल की 14 रचनाएं मिलती हैं। लल्लूलाल की कितनी रचनाएं मिलती है खड़ी बोली में? तो 14। प्रेम सागर इनकी प्रसिद्ध कृति है। सदल मिश्र ने नाचकेतोपाख्यान 1803 में, आत्म रामायण और रामचरित की रचना की। सदा सुखलाल ने अपने सहयोगियों की तुलना में कम लिखा और सुसागर की प्रसिद्ध रचना है। हिंदी के विकास के पत्र पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतेंदु के पूर्व काल में हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंत मार्तांड 1826 मार्तंड, ये बहुत पूछता है एग्जामों में, उतंत मार्तांड कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तांड कहाँ प्रकाशित हुआ? कलकत्ता में। 1828 में कलकत्ता से बंगदूत का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसने 1829 में सरकार ने बंद करवा दिया। सरकार ने बंद करा दिया था कब? 1829। 1826 में प्रकाशित हुआ, लेकिन 1828 में कलकत्ता के बंगदूत का आरंभ हुआ और 1829 में ये सरकार बंद करा देता है। फिर आते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने बनारस अखबार 1844 में कब हुआ? 1844 का प्रकाशन आरंभ किया बनारस अखबार। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनकी भाषा हिंदुस्तानी थी। इनकी उर्दू शैली के विरोध में सुधाकर पत्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसी क्रम में कलकत्ता में समाचार सुधावर्षण 1854। कब? कलकत्ता से समाचार सुधावर्षण 1854 में नामक दैनिक का प्रकाशन आरंभ हुआ। पंजाब से नबीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका निकली। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने विद्यालय के लिए अनेक पाठ्यपुस्तक की रचना करके हिंदी विकास का प्रचार योगदान दिया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 में आगरा में प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र का प्रकाशित किया। कब? 1861 में। इन्होंने संस्कृत गर्भी शुद्ध हिंदी का प्रचार किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने संहिता नाटक का अनुवाद संस्कृत के खड़ी बोली में किए हैं। और अब आते हैं प्रगतिवादी युग। हिंदी साहित्य के वर्ष 1936 से 1942 तक अवधि को प्रगतिवादी के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं। राजनीतिक जो मार्क्सवाद है वह साहित्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवादी कवि पंत सुचंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर विलास शर्मा, ये प्रगतिवादी कवि हैं। अब आते हैं प्रयोगवाद। प्रयोगवाद शब्द का प्रचलन अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक में माना जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। क्या कहा है? अन्वेषी। प्रयोगवाद सबसे पहले अधिक अस्तित्ववाद से प्रभावित थे। समकालीन समीक्षा में अज्ञे की अस्तित्ववाद घोषित किया गया। नई कविता के प्रमुख तत्व अनुभव की सच्चाई, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि है। नई कविता की पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद में हुआ। कहाँ हुआ था? नई कविता का पत्रिका का प्रकाशन 1954 में इलाहाबाद से हुआ। इसके संपादक डॉक्टर जगदीश गुप्त थे। हिंदी हमारे देश की समृद्ध भाषा है। इससे साहित्य की सभी विधाओं के नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, पत्र साहित्य आदि में सृजन की रहा। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने यादव को राज्य स्थापित होने पर वहां दिल्ली का खूब प्रचार प्रसार हुआ। यादव का राज्य स्थापित होने पर वहां पर हिंदी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। मुस्लिम साम्राज्य के विस्तार के साथ ही हिंदी भाषा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में प्रसारित हुई। स्वाधीनता संग्राम आंदोलन की भाषा हिंदी होने की हिंदी का पूरे देश में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। हिंदी के विकास संबंधित संस्था में जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल 1800 में। हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग उत्तर प्रदेश में 1884 में। नागरी प्रचारणी सभा उत्तर प्रदेश में, ये हिंदी के विकास के लिए संस्था बनाई गई थी। नागरी प्रचारणी सभा काशी उत्तर प्रदेश में 1893। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग उत्तर प्रदेश में 1910 में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास चेन्नई 1915 में। अखिल भारतीय संगीत परिषद बम्बई महाराष्ट्र 1919 में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद गुजरात में 1920 में। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड 1929 में। नागरी लिपि सुधार समिति गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर मध्य प्रदेश 1935 में। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश 1936 में। राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी असम 1938 में। बम्बई विद्यापीठ बम्बई महाराष्ट्र में 1938। इंडिया पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन बम्बई में है 1982 में। राष्ट्र परिषद पुणे महाराष्ट्र 1945 में। देवनागरी लिपि समिति उत्तर प्रदेश में 1947 में। देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश 1947 में। बिहार राष्ट्र परिषद पटना बिहार 1991 में। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना बिहार में 1991 में है 1951। हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1953। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959। नागरी लिपि परिषद नई दिल्ली 1975। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा 1997 में। अब आता है चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए संविधान की अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियम विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया। अगर आपसे पूछे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए जब एक्ट आया विधेयक आया तो कौन से हिंदी की प्रयोग जो हिंदी है उसकी प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल्स अनुच्छेद भारतीय संविधान में 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। 349 में ये लिखा गया कि भारतीय संविधान में कि भाषा संबंधित विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ। 350 अनुच्छेद में क्या कहा गया कि शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है। क्या कहा गया है कि जो शिकायतों को दूर करना अभिवेदन का प्रयोग उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान 350 का में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर की भाषा मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का उल्लेख हो। और जब प्राथमिक स्तर के बच्चे हों उनको कैसे पढ़ाई किया जाना चाहिए, मातृभाषा में। तो मातृभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, 350 क में। वही 350 ख में ये कहा गया कि भारतीय अल्पसंख्यक वर्ग के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकार की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। संविधान की अष्टम अनुसूची 344 से 351 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। भाषा राजभाषा विकास से संबंधित संस्था प्रकाशन विकास सूचना प्रसारण मंत्रालय अधिनियम नई दिल्ली 1944 में। और पूरा मछना थोड़ा छानना। फिल्म प्रभाग सूचना का प्रसारण मंत्रालय अधिनियम नई दिल्ली 1948 में। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली। आपसे ये प्रश्न बनता है कि साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। 1954 में पत्र सूचना कार्यालय सूचना प्रसारण मंत्रालय अधिनियम नई दिल्ली कब स्थापित हुआ? 1956 में। 1956 याद रखिएगा। एक आता है आकाशवाणी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन नई दिल्ली कब प्रकाशित हुई, कब स्थापना हुई? तो 1957 में। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957 में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली में कहाँ हुआ था? निदेशालय कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था 1960 में।
वैज्ञानिक तकनीकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में। कब हुआ? 1961, एक साल बाद ही हुआ था, 1961। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। आपसे पूछ ले कि राजभाषा विधायी आयोग किस मंत्रालय, राजभाषा विधायी आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1965 से 1975 के बीच में स्थापित हुआ ये। और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन। देश के अनुवाद सबसे बड़ी संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में है, 1971 में। राजभाषा विभाग कब बना? तो नई दिल्ली में 1975 में। 75 वाला पूछा है, 54 पूछा, 60 पूछा है, 61 पूछा हुआ है। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन है। देखिए अभी राजभाषा विभाग था तो गृह मंत्रालय, यही कह दे राजभाषा विधायी आयोग। कौन सा आयोग? विधायी आयोग। तो विधि कौन बनाता है? कानून बनाते हैं। तो ऐसे याद कर लीजिए, कानून मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नई दिल्ली 1975 में है। एक आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है दूरदर्शन। आप देखे होंगे टीवी में दूरदर्शन केंद्र आता था पहले। दूरदर्शन किसके अंतर्गत है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1976 में स्थापित हुआ। अष्टम सूची में सम्मिलित 22 भाषाएं हैं। आरंभ में 14 भाषाओं की इस सूची में सम्मिलित किया गया है, जो निम्न है: असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा 15 को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, 16वां जो भाषा जोड़ी गई मणिपुरी, 17वां नेपाली, 18वां भाषाओं को शामिल किया गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, इसको हम बोलते हैं बॉडमास। अगर इसको ट्रिक से याद करेंगे, बॉडमास, बी फॉर बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो 19, 20, 21, 22 भाषा शामिल हो गई। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों हैं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1 भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि वर्ष 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण ऐसा न हो सका। 1963 में 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। कब बनाया गया? 1967 में राजभाषा, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर राष्ट्रभाषा ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग गलत है माने जाएगा, वो क्वेश्चन राजभाषा होगा। अभी तक हमें राष्ट्रभाषा हिंदी को दर्जा नहीं दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां, उनके क्षेत्र। पश्चिम क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां निम्नलिखित हैं। पहला है खड़ी बोली या कौरवी। खड़ी बोली को ही कौरवी का उद्भव स्वरसैनी अपभ्रंश से उत्तरी रूप से हुआ। इसका क्षेत्र देहरादून, मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली के कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद। खड़ी बोली के लिए सुजीत कुमार चटर्जी ने जनपदी हिंदुस्तानी शब्द कहा। ये LT ग्रेड में इसी बार में बन गया था प्रश्न। किसने हिंदी को जनपदी हिंदुस्तानी शब्द दिया है? ये देखिए LT ग्रेड 2026 के प्रश्न आ गए थे। 2025 चल रहा था, दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2025 को यही प्रश्न बन गया LT ग्रेड में। इम्पॉर्टेंट है, सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या बोला है? जनपदी हिंदुस्तानी शब्द बोले हैं खड़ी बोली को। खड़ी बोली कैसा बोली है? आकार बहुला है। कैसी है? आकार बहुला है।
दूसरा है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। आपसे पूछ ले कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी प्रश्न आ चुके हैं यूजीसी नेट में। मध्यवर्ती के रूप में ये आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी और एटा, बदायूं, बरेली उनके पास के क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का साहित्य, लोक साहित्य दोनों दृश्य से बहुत संपन्न है। ये कृष्ण की भक्ति एक मात्र भाषा है। मथुरा में कृष्ण जी का है तो इसीलिए ये कृष्ण की भक्ति एक मात्र भाषा है। लगभग सारे रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से यह हिंदी भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। साहित्य के महत्व के कारण ही इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा गया। इनको साहित्य की इतना महत्वपूर्ण था इसीलिए ब्रज बोली न बोलकर ब्रज भाषा कहा गया। जैसे सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम भूषण, देव, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ रत्नाकर इत्यादि ब्रज भाषा के अमर कवि माने गए। ये ब्रज भाषा में जो भी लिखते थे ब्रज भाषा में सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम भी ब्रज हैं। भूषण इसी से पूछ लेगा कि कौन से ब्रज के कवि नहीं हैं, कौन से अवधि के कवि हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा कि सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण ये सबको याद रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर इत्यादि ब्रज भाषा में अमर कवि हैं। साथ ही तुलसीदास जी ने अपनी कुछ रचनाएं ब्रज में की क्योंकि तुलसी जी जो थे वो अवधी ब्रज दोनों में लिखते थे। जैसे उनकी ब्रज में है कवितावली, विनय पत्रिका आदि ब्रज देश के बाहर ताजुबेकिस्तान में बोली जाती थी, ब्रज विदेश में भी, जिसे ताजुबेकिस्तान भाषा कहा गया है। ताजुवेकी भाषा भी कहा गया है। ताजुवेकी ब्रज भाषा क्या कहा गया है? ताजुवेकी ब्रज भाषा। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रज भाषा का दूसरा नाम क्या है, ताजोवेकी ब्रज भाषा।